हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, जहां पर आपके लिए कॉन्सेप्ट पॉइंट मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम 8 अप्रैल, 8 अप्रैल से हमारे चैनल पे क्लास 10th के जितने भी टॉपिक हैं सभी चैप्टर्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का जो भी वीडियो होगा वो हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा। अगर मैं बात करूं डेज, तो वो अवेलेबल होगा फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ऑन एवरी मंडे टू सैटरडे हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन जाए और आप हमारे चैनल पे जो भी नए नए वीडियो आएगा उससे आपको फ़ायदा हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं क्लास 10th के बारे में, तो क्लास 10th ये वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जो कि 2026 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमारी संस्था के साथ जुड़ें, जहां पर आपका आपका भविष्य संवारा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देर किस बात की, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा क्लासेस जो है वो ऑफलाइन क्लास में भी चलता है, ऑफलाइन मोड में भी चलता है। एड्रेस की अगर बात किया जाए तो लंगूर गली हाजीगंज पटना सिटी, लंगूर गली हाजीगंज पटना सिटी। तो अगर मैं बात करूं तो क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स होगा उसका हम लोग सबसे पहली बात शॉर्ट समरी दिया जाएगा, मतलब जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास मैं स्टार्ट करूंगा जहां पर हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर। 8 अप्रैल से, मेरी बातों को ध्यान सुन लीजिएगा, 8 अप्रैल से जब तक कि एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मंडे से लेके सैटरडे तक हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, देर किस बात की, आप भी हमारे साथ जुड़ें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, जिससे उन्हें भी फायदा हो सकता है। तो आज का क्लास मैं स्टार्ट करूंगा रियल नंबर। तो रियल नंबर हम लोग को चैप्टर 1 में दिया गया पढ़ने के लिए क्लास 10th में। रियल नंबर की अगर बात किया जाए चैप्टर 1 में आखिर क्यों दिया गया है, चैप्टर 1 में इसलिए दिया गया डियर स्टूडेंट्स क्योंकि इस रियल नंबर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट देगा जिसका यूजेस होगा आपका हर एक चैप्टर में यूज होने वाला है। तो इसीलिए अगर मैं बात करूं रियल नंबर का इंपॉर्टेंस फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं वो कम से कम तो 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। और मैं बात करूं इसमें तो कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अगर मैं बात करूं बहुत ही छोटे छोटे चीज़ पढ़ना है, बहुत ही छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन है जिसके बारे में अगर आप ढंग से पढ़ लोगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चले जाओगे, तो आपको गारंटी है कि यहाँ से अगर 6 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आज का टॉपिक हमारा है रियल नंबर, जिसे मैं आज स्टार्ट करता हूँ और आप हमारे साथ तब तक बने रहिएगा जब तक कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी का, अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर का हम लोग वीडियो प्रोवाइड करेंगे शाम 7:30 बजे। डेली आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं शाम 7:30 बजे, जहाँ पे सारा का सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट के रूप में अवेलेबल होगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट किया जाए रियल नंबर। तो पहले मैं दूंगा इंट्रोडक्शन पार्ट में बात करूंगा, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया जाए। तो ये जो है आपका डे 1 है और आज का क्लास आपका 1 है। मैं अगर बात करूं तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स है, सेम टीचर पढ़ाता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ने में बहुत तेज हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट जो है पढ़ने में डल रह जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है बच्चों की कुछ कुछ बच्चा जो होता है वो घर पर जाके पढ़ता है, मेहनत करता है। जो बच्चा मेहनत करेगा वो ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। या तो मैं अगर बात करूं जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा उसे अगर आप याद करोगे, मेमोराइज करोगे, तो आप ऑटोमेटिक तेज हो जाओगे। लेकिन अगर मैं बात करूं उन बच्चों के लिए जो डल रह जाते हैं, उसका पीछे रीजन यह है कि वो घर पर पढ़ाई नहीं करता। अगर आप पढ़ाई करोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ उस लेवल को आप अचीव कर लोगे। अगर मैं बात करूँ रियल नंबर के बारे में, तो क्लास 10th के लिए सब कुछ समझो कि 0 लेवल है। अब यहाँ से आप जितना मेहनत करो उतना धीरे 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 आप ऊंचाई को अचीव कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ रियल नंबर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है बच्चों? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझने से पहले आपको 2 वर्ड समझना पड़ेगा। ये प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आखिर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर मतलब एक ऐसा नंबर बच्चों जिसका नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ 2 ही होता है।
एक ऐसा नंबर जिसका नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ 2 होगा उससे बोला जाता है प्राइम नंबर। ए नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर विल बी प्राइम नंबर। सपोज, यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज प्राइम नंबर, तो आप लिखोगे ओनली 2 फैक्टर्स। ए प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। अब यहाँ से कोई बच्चा पूछेगा सर फैक्टर का मतलब क्या होता है? तो फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, कि आप ये सोचो कि जो गिवन नंबर है वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। जिन जिन नंबर से भी वो डिवाइड हो सकता है वो उस गिवन नंबर का फैक्टर्स कहलाता है। सपोज इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 5। अब आप सोचो कि 5 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है। तो 5 कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, तो जैसे आप बचपन में पढ़े थे कि अगर आप 5 को डिवाइड करना चाहोगे, जैसे 5 को अगर आप डिवाइड करना चाहोगे तो वो डिवाइड हो सकता है 5 से, यानी कि 5 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स लग जाएगा, यानी कि ये 5 जो है वो 5 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, यानी कि 5 का नंबर ऑफ फैक्टर 2 है। सो 5 इज ए प्राइम नंबर, यानी कहा जा सकता है कि 5 इज ए प्राइम नंबर। सो वी कैन से दैट 5 इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 ही है, 5 और 1 है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ 2, 2 के बारे में अगर बात करोगे आप, तो 2 के बारे में सोचो कि 2 कौन सा नंबर है। तो 2 का फैक्टर कौन कौन सा है? 1 है और 2 है, इसलिए कहा जा सकता है 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। तो 2 इज ऑल्सो है प्राइम नंबर। इन द सेम वे कुछ और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे इसके बाद बात किया जो 1, तो 1 कौन कौन से नंबर से डिवाइड है बच्चों? तो 1 सिर्फ और सिर्फ 1 ही से डिवाइड है, यानी कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी कि यह कहा जा सकता है कि प्राइम नंबर नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद मैं अगर बात करूं 4 के बारे में, तो 4 के बारे में सोचो बच्चों, तो 4 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो 4 डिवाइड हो सकता है 1 से, 2 से और 4 से डिवाइड हो सकता है। तो वैसा नंबर जिसका नंबर ऑफ फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा होता है उसे बोला जाता है कंपोजिट नंबर, यानी कि 4 इज ए कंपोजिट नंबर। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो 4 किस तरह का नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर क्यों हो गया? क्योंकि इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 3 है, इसलिए कंपोजिट नंबर होगा। यानी कि यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको समझ में आया कि प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, कि वैसा नंबर जिसका नंबर ऑफ फैक्टर सिर्फ 2 होता है। कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, कि वैसा नंबर जिसका नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 या 3 से ज़्यादा होता है। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे अगर मैं बात करूँ 12, तो 12 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है? तो 12 डिवाइड हो रहा है आपका 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, तो काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 है। सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। यानी कि कंपोजिट नंबर अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर, तब आप क्या बोलोगे कि वैसा नंबर जिसका नंबर ऑफ फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा होता है उसे बोला जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है। और एक और एग्जांपल देखा, जैसे 11 के बारे में बात करो आप, तो 11 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है? तो 1 से और 11 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर 2 है। सो 11 इज ए प्राइम नंबर। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है और कंपोजिट नंबर किसे कहा जा सकता है। अब हम लोग उस लेवल पर आ चुके हैं जहां पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझा जा सकता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है डियर स्टूडेंट्स? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है दैट इज एप्लीकेबल फॉर कंपोजिट नंबर ओनली। मतलब कंपोजिट नंबर मतलब क्या हो गया, कि इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स 3 या 3 से ज़्यादा होगा। तो यानी कि उस तरह के नंबर के बारे में हम लोग को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में पढ़ना है जो कि कंपोजिट होगा। पॉइंट नंबर 1 है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इज ओनली एप्लीकेबल फॉर कंपोजिट नंबर। सपोज कि 6 हो गया, 12 हो गया, ये सब कंपोजिट नंबर है, इस सब पर एप्लीकेबल होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, इसके स्टेटमेंट को एक बार देख लिया जाए। क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी कि अगर मैं बात करूं, अभी मैं आपको बताया कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कंपोजिट नंबर, यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, कंपोजिट नंबर। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब एवरी कंपोजिट नंबर को आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर अभी मैं बताया कि जिसका नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 होता है, यानी कि कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हो। ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। मतलब 6 का फैक्टराइजेशन अलग होगा, 12 का फैक्टराइजेशन अलग होगा, 24 का फैक्टराइजेशन अलग होगा, 15 का फैक्टराइजेशन अलग होगा। यानी कि 12 और 15 का फैक्टराइजेशन एक दूसरे से मैच कभी नहीं करेगा, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। इसलिए लिखा गया दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। अब ये ऑर्डर डज नॉट इम्पोर्टेंट प्लेज इंपॉर्टेंस। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल एक
एग्जाम्पल से समझा जाए कि क्या कहना चाहता है। जैसे आप देख लो कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर ले देता हूं एक कंपोजिट नंबर लिखा जाए, तो सबसे पहली बात मैं बात कर लूँ कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर एक लिखा जाए, जैसे कंपोजिट नंबर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 15। तो कंपोजिट नंबर ये हो गया 15। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 15 को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हो, यानी फैक्टराइज किया जा सकता है। 15 को आप फैक्टराइज कर सकते हो, तो 15 को क्या लिख सकते हो, लिखा जा सकता है 3 × 5। या तो एक और बच्चा जो है वो लिख देता है 1 × 3 × 5। अब देखो ये लिखा हुआ कौन सही है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कौन सही है, ये सही लिखा गया कि ये सही लिखा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि इस तरह से नहीं लिखना चाहिए। हम लोग को जब 15 को लिखना होगा तो लिखेंगे 3 × 5 लिखा जाता है। साथ साथ एक और बच्चा लिख सकता है इसे, कोई बच्चा लिख सकता है 15 को 5 × 3। अब क्या सही है, 3 × 5 सही है कि 5 × 3 सही है, क्या कि दोनों सही है? ठीक है, तो ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। जब प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो उसमें कोई भी ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मतलब 3 पहले लिखा गया कि 5 पहले लिखा गया, इसके पीछे नहीं आपको भागना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप 15 को फैक्टराइज करोगे तो 15 को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हो। एक और एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे मैं अगर बात करूं एक और एग्जाम्पल पर, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लिख दो यहाँ पे 24। अब 24 कैन ऑल्सो भी फैक्टराइज्ड, ठीक है, तो 24 को आप फैक्टराइज कर सकते हो। तो 24 को पहले आप फैक्टराइज करो, क्योंकि 24 किस तरह का नंबर है, कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर जितने भी होते हैं उससे आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हो, जिससे हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो 24 को आप फैक्टराइज करोगे तो 2 से लगाओगे तो कितना आ गया 12 टाइम्स, फिर 2 से लगाओगे तो कितना आ गया 6 टाइम्स, फिर 2 से कितना आ गया आपका 3 आ गया, यानी कि 24 को आप लिख सकते हो 2⁻³ × 3। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से, तो देखो ये 2 किस तरह का नंबर है, प्राइम नंबर, 3 किस तरह का नंबर है, प्राइम नंबर, यानी कि 24 को हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फिर से एक बार मेरी बातों को सुन लीजिएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, जितने भी कंपोजिट नंबर है उसे आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख सकते हो, जहां पर ऑर्डर्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, अब आप 3 को आगे लिख सकते थे, 2 को पीछे लिख सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन हर एक नंबर का जो फैक्टर होगा वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा, ये कहता है प्राइम, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए अब इसके बाद देखिए कि अब बात किया जाए, चलो अब आप देखो, जैसे देखो फैक्टर ट्री ऑफ 48 बनाना है, तो हाउ विल यू फॉर्म द फैक्टर ट्री ऑफ 48? उससे पहले फैक्टराइज करना है 48 को, तो आई थिंक फैक्टराइज करना बहुत आसान है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो 48 को पहले फैक्टराइज आप कर लो, तो 48 यहाँ पे लिखोगे तो कितने से डिवाइड हो रहा है, 2 से। ठीक है, तब आप क्या लिखोगे यहाँ पे 24, फिर 2 से लगाओगे तो कितना आ गया आपका 12, फिर 2 से लगाओगे तो कितना आ गया आपका 6, फिर 2 से लगाओगे तो कितना आ गया आपका 3 आ गया, यानी कि 48 को आप लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में, यानी कि इन द टर्म्स ऑफ 2 और 3। तब आप देखो 2 कितने टाइम्स लिखा गया, 1 2 3 4 टाइम्स है, यानी कि आप लिखोगे 2⁴ × 3, ये हो गया 48 का फैक्टराइजेशन। चलिए, यानी कि यहाँ पे लगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्यों, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी किस तरह का नंबर है, प्राइम नंबर है। हम लोगों ने 48 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख दिया, इसलिए यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। चलिए इसके बाद देखा जाए, जैसे देखो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि फैक्टर ट्री कैसे बनाया जाता है। 48 का एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है फैक्टर ट्री, तो फैक्टर ट्री कैसे फॉर्म किया जाता है, तो देखा जाए बच्चों फैक्टर ट्री, तो फैक्टर ट्री कैसे फॉर्म किया जाता है बच्चों, तो आप लिखोगे यहाँ पे 48, इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है, 48 लिख देना है। ठीक है, जो भी नंबर होगा उसे आप वहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, एक डिवाइड कर लोगे, तो एक ऐसा नंबर सोचो जिससे 48 डिवाइड होता है, कितना से, 2 से, 2 लिखोगे आप, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 से डिवाइड होने के बाद आ गया 24, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 24, फिर से इसे आप डिवाइड कर लो 2 से, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया आपका, यहाँ पर आ गया 12, तब आप फिर से एक बॉक्स बनाओगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे 12, फिर से इसे आप फैक्टराइज कर लो, इसे आप डिवाइड कर लो 2 से, तो इस बार कितना आ गया आपका 2 से डिवाइड करने पर ये आ गया 6, फिर से आप इसे डिवाइड कर लो 2 से, तो 2 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, इस बार आ गया, इस बार आपका 3 आ गया। इस तरह से डब्बा में लिख देना है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो
ये जो आप इस तरह से फॉर्म करोगे तो इसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैक्टर ट्री। ठीक है, तो जैसे सिंपली हम लोग 48 को फैक्टराइज इस तरह से कर रहे थे, अब उस चीज को उस तरह से फैक्टराइज ना कर करके हम लोग किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, इस तरह से फैक्टराइज कर देंगे और इस तरह से लिखा जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री। इस तरह से लिखोगे तो फैक्टर ट्री हो गया, और ये सिंपली फैक्टराइजेशन जैसे हम लोग बचपन से करते आ रहे थे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए नेक्स्ट। अब आप देखो क्या बोला गया, जनरली प्राइम फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर रिटेन इन असेंडिंग ऑर्डर। Order does not play any importance according to fundamental theorem of arithmetic. According to fundamental theorem of arithmetic, 15 को आप लिख सकते थे 5 into 3, या तो आप लिख सकते थे 3 into 5। दोनों तरीका है लिखने का, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि ऑर्डर डज नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंस। लेकिन अगर आप थोड़ा सा 3 into 5 इस तरह से लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने के लिए, देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग को लिखना चाहिए 3 into 5 ना कि 5 into 3। दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा बेहतर की अगर बात किया जाएगा तो हम लोग को लिखना चाहिए 3 into 5। इसीलिए मैं अगर बात करूं तो आपका कोशिश यह रहेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, प्राइम नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का कोशिश करना है। चलो अब क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, फैक्टराइज करना है। इसे फैक्टराइज करना है, 32,760 को फैक्टराइज करना है। चलो आप देखो तो इसे फैक्टराइज किया जाए, तो अब आप लिखो फिर से, यहाँ पे लिखोगे 32,760। चलो आप लगा दो यहाँ से, 2 से डिवाइड करो, आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से कितना आ गया 16 लिखोगे, और कितना आ गया होगा 38, और लिखोगे इससे 0 लिखा गया, 38 और क्या हो गया 0 हो गया। फिर 2 से आप लगा दो, चलो 2 से लगाओ आप, तो 2 से लगाओगे तो कितना आ गया 2 8 16, फिर 1 लिखोगे, फिर 2 नमा, फिर कितना आ गया 0 आ गया। फिर 2 से आप लगा दो, ठीक है, तो 2 से लगाओगे तो कितना आ गया आपका, यहाँ से लिख सकते हो 40, और फिर लिखे जा सकते हैं है ना 9, और फिर लिख सकते हो आप यहाँ से 0 लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद एक मिनट एक बार है ना, 40 आ गया, फिर 98, यहाँ पे 5 लिखोगे, एक्चुअली में क्या होगा 5 यहाँ पे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया जाए 5। चलो अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखो तो क्या ये नंबर जो है वो है ना आपका 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 से डिवाइड करो, तो 5 से डिवाइड करो तो कितना आ गया आपका, आ गया 8 हो गया, और 1 9 लिखोगे। फिर से यहाँ पे आ जाए तो कितना से आप डिवाइड करोगे, यहाँ से डिवाइड किया जाए है ना 3 से डिवाइड किया जाए, तो 3 से आप डिवाइड करो तो कितना आ गया 27, 3 आ गया। फिर से आप 3 से डिवाइड कर लो, तो 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया 3 से डिवाइड 91 आ गया। फिर से आप डिवाइड कर लो 7 से, तो कितना आ गया आपका 13 आ गया। यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि फैक्टर्स ऑफ 32,760 आर, क्या लिखोगे आप, तो हम लोग को कोशिश यह करना है कि प्राइम नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तब आप देखो कि इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा था 2 है, तो पहले आप लिख दो 2। अब 2 के पावर कितना लिखाएगा, तो देखो 2 कितने बार आया 3 टाइम्स, इससे लिखोगे 2 के पावर 3 इंटू, उसके बाद देखो आप, उसके बाद अगर बात किया जाए उसके बाद देखो कौन सा नंबर है 3, तो 3 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स, लिखोगे 3 के पावर 2 इंटू, उसके बाद देखो कौन सा नंबर है 5, तो इंटू 5 इंटू 7 इंटू क्या लिख दोगे 13, इंटू कितना हो गया आपका 13 हो गया, into 13। so this is our right answer। चलिए इसके बाद देखा जाए, अब देखिए एग्जाम्पल वन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। मैं 100% एनसीईआरटी का एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइज को कराऊंगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि आप हमारे चैनल पर डेली विजिट करना है, जहां पर हम लोग पूरा के पूरे सिलेबस का, पूरे एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं विथ एग्जाम्पल्स। जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, उन सारे क्वेश्चंस का ढंग से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, जिससे आपका, मैं बात करूं आपके एग्जामिनेशन पे प्रिपरेशन में हेल्प कर सके, है ना। बहुत ही अच्छा सा आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन होगा। आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, आप हमारे वीडियो चैनल पे डेली विजिट कीजिएगा, तब आपको 100% फायदा होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम एग्जाम्पल 1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो देखिए है ना क्या दिया गया है, देखो क्या बोला गया है, कंसीडर द नंबर 4 to the power n
ठीक है। तो एक नंबर आप कंसीडर कर लो 4 टू द पावर n लिखा गया है, ठीक है। कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। आप सपोज कर लो कि n किस तरह का नंबर है, नेचुरल नंबर। तो नंबर क्या दिया गया है, अब आप देखो यहाँ से, तो नंबर जो दिया गया है वो 4 टू द पावर n लिखा गया है। n के बारे में बोला गया है कि n इज ए नेचुरल नंबर। n इज विच टाइप ऑफ नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर लिखा गया है। अब आगे बढ़ो आप, ठीक है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, यानी कि क्या, ये चेक करना है आपको कि क्या ऐसा n का कोई एक वैल्यू है फॉर विच 4 टू द पावर n इंड विद द डिजिट 0। मतलब क्या n मतलब क्या हो सकता है, पावर, 4 के पावर 4 का कुछ ऐसा पावर डाला जाए जिसके वजह से 4 के पावर n का वैल्यू 0 हो सकता है। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर आप सोच के देखोगे तो जैसे देखो n नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर हम जानते हैं स्टार्ट होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिखा जाता है। चलो एक मिनट, अब इस क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करता हूँ, आप थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करो। जैसे 4 के पावर 1 लिखोगे, इसका वैल्यू कितना आ गया 4। अब यहाँ पे 4 के पावर 2 डाल दो तो वैल्यू कितना आ गया 16। 4 के पावर 3 का वैल्यू कितना आ गया आपका 64। अब इस तरह से देखो तो क्या इसके लास्ट में कभी भी जीरो आएगा, ये चेक करना है। एन का जब वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखोगे, यानी कि 4 का जब पावर डिफरेंट डिफरेंट करोगे, तो क्या लास्ट में जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करना है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि जीरो तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इसे क्या, अब एन का वैल्यू क्या रखा जाए, नेचुरल नंबर तो इन्फिनाइट तक होता है, क्या यहाँ से लेकर के हर एक नंबर को रखा जाए, क्या ये करेक्ट तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का, तो आंसर इज नो। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक और बेसिक मैं बात कर लूं, अगर मैं आपके साथ एक और बेसिक बात किया जाए कि जैसे कि कोई भी नंबर इंड विथ जीरो कब होगा, ठीक है ना, किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो कब होगा, तो लास्ट में जीरो तभी होगा जब वो नंबर में एक फैक्टर 5 होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, एक फैक्टर कितना होगा 5 होगा। जैसे आप बात करो 30 के बारे में, तो 30 को जब आप फैक्टराइज करो, देखो इसके लास्ट में कितना है, जीरो है। तो जब इसे फैक्टराइज करोगे तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू कितना लिखोगे 5, यानी कि लास्ट में कितना आ गया 5। ये देखो 5 इंटू 2 दोनों मल्टीप्लाई होते कितना हो गया 10। तो जब 5 और 2 मतलब जब दोनों रहेगा, 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। कोई एक ही नंबर अगर है, सिर्फ 5 है या तो सिर्फ 2 है, तो उसके लास्ट में कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे मैं बात करूं 15, तो 15 के लास्ट में देखो जीरो है या नहीं है, इससे आप लिख सकते हो 5 इंटू 3। तो इसके फैक्टर में देखो, इसके प्राइम फैक्टर में देखो तो कौन सा है, 5 है और 3 है, तो क्या इसके लास्ट में जीरो हो पाया, नो, आंसर इज नो। रीजन क्या है, क्योंकि 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो किसी भी डिजिट के लास्ट में जीरो होने के लिए दो नंबर होना बहुत जरूरी है, दैट इज 2 एंड 5। अगर 2 और 5 होगा, तो अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होगा, तो वो उसके लास्ट में जीरो होगा। चलिए अब आप अगर बात किया जाए क्वेश्चंस के बारे में, चलो आप इतना अगर समझ चुके हो, इस क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से हलवा तरीका से बनाया जा सकता है। कैसे, तो देखो देखो क्या लिखा गया है 4 टू द पावर n, ठीक है ना। क्या लिखा गया था एक्चुअली में 4 टू द पावर n लिखा गया है, ठीक है। तो अब इसे, चलो तो 4 टू द पावर n को आप लिख सकते हो, 4 टू द पावर n को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर के पावर n, मतलब आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 2n। 2 टू द पावर क्या लिख सकते हो आप, 2n लिखा जा सकता है, 2 टू द पावर, है ना, इसे आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 2n लिखा जा सकता है। चलिए अब देखिए, तो हम लोग लिखेंगे फॉर एनी नंबर, फॉर एनी नंबर टू इंड विथ जीरो, विथ जीरो, इट्स फैक्ट, इट्स फैक्टर मस्ट contain, its factor must contain what, must contain 5 and 2। इट्स फैक्टर मस्ट कंटेन 5 एंड 2, 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। बट 4 टू द पावर n कैन बी रिटेन एज 2 टू द पावर 2n। so so in the
factorization of in the factorization of 2 to the power 2n, यानी कि 2 to the power 2n के फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेगा, 5 नहीं है, ठीक है ना। सो इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 2 to the power 2n 5 इज एब्सेंट, 5 इज एब्सेंट, 5 नहीं है। अब जब 5 नहीं है तब आप खुद सोचो कि क्या ये नंबर के लास्ट में 0 हो सकता है, लेकिन अब ये किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फैक्टराइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर इज यूनिक, एवरी नंबर इज यूनिक, है ना। अब जब यूनिक फैक्टराइजेशन होता है यानी कि कहा जा सकता है कि सो 4 to the power n कैन नॉट इंड विथ 0, इंड विथ 0। चलो आप लिख दो यहाँ पे कैन नॉट इंड विथ 0, इंड विथ 0। चलिए यही हो गया इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1। चलिए इसके बाद देखा जाए क्या बोला गया एप्लीकेशन। तो अब हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एप्लीकेशन अप्लाई कहाँ किया जाता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम लोग अप्लाई करते हैं बच्चों टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि वेयर डू वी अप्लाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या तो आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्यों पढ़ा, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग इसके हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए जैसे देखिए एग्जांपल 2 को समझा सकता है विथ टेकिंग एन एग्जांपल 2। चलो अब देखो एग्जांपल 2 में क्या दिया गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के यूज से बनाना है। चलो अब आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखा गया था, यहाँ लिखा गया 6। तो 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 into 3, और हम लोग जानते हैं कि हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए 20 को आप फैक्टराइज करो तो क्या लिख सकते हो आप 2 का, आप लिख सकते हो यहाँ से 2 का स्क्वायर इंटू लिखे जा सकते हैं 5। चलो अब आप देखो यहाँ से, तो हम लोग को निकाल लेना है पहले एचसीएफ। चलो आप देखो एचसीएफ, चलो अब आप एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करो, तो एचसीएफ ऑफ आप लिखोगे यहाँ से 2 HCF ऑफ 6 and 20, HCF ऑफ 6 and 20। तो HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तब देखो बच्चों जब आपको HCF फाइंड आउट करना होगा तब आपको क्या करना है कि जो कॉमन फैक्टर उसे ढूंढना है। फिर से मेरी बातों को सुनिएगा, जब HCF फाइंड आउट करना होगा तो जो दोनों नंबर को आप फैक्टराइज किया है तो उन दोनों नंबर में आप कॉमन फैक्टर सर्च करो, दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर को सर्च करना है, और उसके बाद जो लोएस्ट पावर होगा दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर को सर्च करना है, और उसमें भी जो लोएस्ट पावर होगा उसे आप बाहर निकाल लेना है, वही उसका एचसीएफ होगा। तो अब देखो दोनों में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों कॉमन है, तो कॉमन कौन सा है, 2 यहाँ भी है 2 इसमें भी है, 2 6 के फैक्टर में है 2 20 के फैक्टर में है, लेकिन 2 का लोएस्ट पावर कितना है, तो 2 1 है, इसलिए कितना लिखोगे 2 लिखाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए एलसीएम, चलो आप देखो तो एलसीएम ऑफ 6 and 20 विल बी हाउ मच। तो जब आप एलसीएम फाइंड आउट करते हो तो कॉमन फैक्टर दोनों नंबर में देखना है, उसका हाईएस्ट पावर को बाहर निकालना है। पॉइंट टू बी नोटेड, जब आप एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर को बाहर करना होता है, लेकिन जब एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो दोनों नंबर में हाईएस्ट पावर को बाहर करना होता है, दोनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर होगा उसके हाईएस्ट पावर को बाहर करना होता है। चलो आप देखो तो यहाँ पे 2 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 के पावर कितना लिखा गया है 2, तो इसका हाईएस्ट पावर को बाहर कर लो, यानी कि 2 के पावर 4, सॉरी 2 के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 के पावर 2 होगा, 2 के पावर 2, यानी कि आप लिखोगे 2 के पावर 2
2 इंटू कितना लिख दोगे आप यहाँ से 5, यानी कितना आ गया 20 आ गया। यानी कि यहाँ से यह पता चला कि एलसीएम जब फाइंड आउट किया जाता है, मेरी बातों को बहुत प्यार से और ढंग से सुन लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं कि जब कभी भी दो या दो से अधिक नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है तो दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर को देखना है। किसे देखना है? कॉमन फैक्टर को देखना है। और कॉमन फैक्टर देखने के बाद दोनों में से लोएस्ट पावर को बाहर कर लेना है। दोनों या तो दो से अधिक नंबर रहेंगे, उसमें से लोएस्ट पावर को बाहर कर लेना है। कॉमन फैक्टर के लोएस्ट पावर को बाहर करना है, ठीक है। लेकिन जब एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो जब आप एलसीएम जब फाइंड आउट करोगे तो दोनों नंबर का लोएस्ट पावर को देखना है। दोनों नंबर का किसको देखना है? सॉरी, दोनों नंबर का हाईएस्ट पावर को देखना है। कॉमन फैक्टर के हाईएस्ट पावर को देखना है। साथ साथ जो कॉमन नहीं रहा उसे भी लिख लेना है। जैसे देखो आप यहाँ पे 2 के बाद 2 लिखा गया, इंटू 5, इंटू 3 छूट गया, क्योंकि 3 भी तो रिमेनिंग टर्म है, इसलिए क्या लिखोगे यहाँ पे इंटू 3 लिखा जाएगा। तो इंटू क्या कर लोगे आप 3, तो कितना आ गया? आ गया 4 इंटू 5 इंटू 3। ओवरऑल इसका वैल्यू कितना आ गया बोलो बच्चों? इसका वैल्यू आ गया आपका 60 आ गया, ठीक है। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि एलसीएम जब फाइंड आउट करोगे तो दोनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर है उसका हाईएस्ट पावर को बाहर करना है। साथ साथ जो कॉमन नहीं आया उन सभी नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करके लिख देना है, वो आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखा जाए। अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं, एचसीएफ जो मैं अभी बोला उसे मैं यहां पे लिखा गया है। क्या मैं बोल रहा था अभी? एचसीएफ इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, पॉइंट टू बी नोटेड। यहां पर क्या बोला गया कि HCF is given by the product of the smallest power, point to be noted, product of the smallest power of each common prime, दोनों नंबर में जो कॉमन प्राइम होगा उसका लोएस्ट पावर को बाहर करना है, ठीक है। चलिए, फैक्टर इन द नंबर्स। चलिए इसके बाद देखो, एलसीएम इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर। किसका दिखना है आपको? ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जब एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम को बाहर करना है, ठीक है, और जो कॉमन होंगे, ठीक है। और साथ साथ जितने नंबर्स नहीं कॉमन थे उसे भी आप मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। चलिए इसके बाद देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताया आपके लिए। चलिए इसके बाद देखा जाए। इसके बाद देखो, ये रिजल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने का चांस बहुत ज़्यादा बनता है। अगर मैं बात करूँ 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या दिया गया है? बोला जाता है बच्चों कि ये तो याद कर लेना है, ये तो रट्टा मारने वाली बात हो जाएगी बच्चों की। इसे क्या कर लेना है? याद रख लेना है, ठीक है, कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, HCF ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू लिखा जाता है ए इंटू बी, यानी कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पॉइंट टू बी नोटेड। आप लिख सकते हो, इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखे जा सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखे जा सकते हैं। जैसे जिन बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा है कि सर ये सही लिखा गया गलत लिखा है, उसके लिए जैसे देखो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन जो किया पिछले बार में, हम लोगों ने क्या देखा कि एलसीएम ऑफ 6 और 20 आई थिंक आया था 60, ठीक है, और HCF ऑफ 6 और 20 कितने आए थे? 2 आया था, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखो, तो इस चीज को वेरीफाई आप कर सकते हो। चलो आप एक काम करो कि HCF ऑफ 60 20 इंटू एलसीएम ऑफ कितना 60 20, आप दोनों को 6 और 20 तो कितने आ गए? तो देखो HCF कितना था? 2 इंटू कर लो आप 60, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 120। अब दोनों नंबर को प्रोडक्ट करो, दोनों नंबर को क्या कर लो? प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जब आप दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वैल्यू कितना आ गया? 6 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू कितना? 120। यानी कि ये फार्मूला जो है वो वैलिड है, दैट इज HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अच्छे से याद रख लेना है, ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
टू नंबर्स। तो अगर मैं बात करूं बच्चों कि हमारा जो हम लोग जो ये जो स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग सारे के सारे एनसीईआरटी का जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसे हम लोग डील करेंगे, साथ साथ जितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको उसे डील किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी का बुक का ए टू जेड बातें को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके अलावे जो मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या तो उस तरह के क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार रिपीट किया गया है, उस तरह के क्वेश्चंस का भी डिस्कशन किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि आपको डेली 7:30 बजे हमारे चैनल पर एक बार जरूर विजिट कर लेना है, क्योंकि हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे जहां पर आपको आपका 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही ढंग से और अच्छे से हो सकता है। ठीक है ना। मैथमेटिक्स के बारे में बात किया जाए तो आप अगर ढंग से पढ़ते चले जाओगे, मेरे वीडियो लेक्चर को डेली आप देखोगे, तो ऑटोमेटिक धीरे 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 आपके अंदर ग्रोथ होगा और बहुत ही बेहतर, आप बहुत ही हाई लेवल पर आप जा सकते हो, जहां पर आपका नंबर बहुत अच्छा स्कोर होगा। चलिए अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर, देखा जाए एग्जाम्पल 3 देखा जाए। एग्जाम्पल 3 क्या दिया गया बच्चों, लिखा गया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि हम लोग को ये देखो एचसीएफ और एचसीएफ ऑफ इतना इतना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड द एलसीएम। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। चलो अब आप देखो यहाँ पे 96 लिख दो। अब 96 को फैक्टराइज करोगे आप, तो 96 को आप क्या करोगे, फैक्टराइज। चलो तो 2 से लगा दो तो कितने टाइम्स लग गए, 48 टाइम्स। फिर 2 से लगा दो कितने आ गया, 24। 2 से लगा दो कितने आ गया, 12। फिर 2 से लगा दो कितना आ गया, 6। फिर 2 से लगा दो कितना आ गया, 3। यानी कि यहां से कहा जा सकता है 96 को लिख सकते हो 2 के पावर कितना, देखो आप 1 2 3 4 5 है, यानी कि लिखोगे आप 2⁵ इंटू 3। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखो 404, तो 404 को भी आप क्या करो, फैक्टराइज कर लो। तो 404 को आप फैक्टराइज करो, ठीक है। तो आप लगाओगे यहाँ से 2 से लग गया तो कितना आ गया, 202 हो गया। फिर 2 से लगा दो कितना आ गया, 101। यानी कि यहाँ से अब आप लिखा जा सकता है, लिख सकते हो आप यहाँ से 2⁵ इंटू लिख सकते हो आप 101। चलिए अब इसके बाद देखो आप, अब देखो तब आप सबसे पहली बात HCF फाइंड आउट कर लो, यानी कि HCF ऑफ 96 एंड 404 मतलब 404 कितना होगा। तो मैं अभी बताया था कि HCF जब भी फाइंड आउट किया जाता है तो दोनों में कॉमन फैक्टर को देखा जाता है, कॉमन फैक्टर के लोएस्ट पावर को बाहर किया जाता है। अब देखो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 101 है, ये तो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कॉमन क्या है, यहाँ पे 2⁵ है, यहाँ पे देखो कितना 2⁵2 लिखा गया, तो कॉमन फैक्टर 2 है। प्राइम नंबर दोनों में कॉमन कौन सा है, 2 है। अब दोनों में लोएस्ट पावर को बाहर किया जाता है, लोएस्ट पावर कितना लिखा गया यहाँ पर देखो 2 है, और यहाँ पे 2 के पावर कितना लिखा गया, 5, यानी कि बाहर कितना आएगा, 2⁵2, यानी कि एलसीएम HCF कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया। HCF कितना हो गया, 4। अब आप देखो थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। चलिए तब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर लिया जाए कि HCF इंटू LCM इक्वल टू लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसे यूज किया जाए। यानी कि यहां से आप लिख सकते हो LCM इंटू LCM इंटू HCF इक्वल टू लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इक्वल टू लिखा जाता है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखा जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिखा जाता है। चलिए अब आप आ जाइए, तो यहाँ पे देखो LCM, तो LCM तो फाइंड आउट करना है, यानी कि LCM को छोड़ दो। HCF कितना आ गया आपका 4, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 96 इंटू कितना हो गया, 404 हो गया, यानी कि यहाँ से LCM का वैल्यू कितना आ गया, आप लिख सकते हो 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। चलो आप देखो यहाँ से कट कर लो, तो कितना आ गया कट करने के बाद यहाँ से कट करने के बाद कितना आ गया बच्चों, है ना, यहाँ से कट करने के बाद आ गया 101। चलो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो आ गया 96, यानी कि LCM ऑफ दिस 2 नंबर विल बी 9696। चलिए इसके बाद देखा जाए एग्जाम्पल 4 देखा जाए। एग्जाम्पल 4 में क्या दिया गया है, दिया गया है फाइंड द HCF एंड LCM, फाइंड द HCF एंड LCF
HCF and LCM of 672 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा, उसी के हेल्प से हम लोग को फिर से HCF और LCM फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पे देखो 3 नंबर है, पहले क्वेश्चन जितने भी किए थे उन सभी में 2 नंबर था, लेकिन यहाँ पे कितने नंबर दिया गया? 3। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 10 नंबर हो, जितने भी नंबर्स होंगे उन सभी का HCF और LCM बहुत आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए तो देखा जाए 3 नंबर का HCF और LCM कैसे फाइंड आउट करोगे आप। तो देखो आप पहले 6 लिखो, तो 6 को फैक्टराइज करोगे तो क्या लिखा जाएगा? 2 into 3 लिखा जाएगा। उसके बाद देखो 72, तो 72 को आप फैक्टराइज कर लो, तो 72 को आप फैक्टराइज कर लो यहाँ से, तो 72 है ना, क्या लिखोगे आप? 70। चलिए तो 72 को आप पहले 2 से लगा दो तो कितना आ गया? 36। फिर 2 से लगा दो कितना आ गया आपका? 18 ला गया। फिर 2 से लगा दो कितना आ गया? 9। फिर 3 से तो कितना आ गया आपका? 3। यानी कि कहा जा सकता है यहाँ से, आप लिख सकते हो यहाँ से 2 to the power 3 इंटू 3 का पावर 2 लिखे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद देखो आप, आपका हो गया 120, तो 120 को आप फिर से फैक्टराइज कर लो आप, तब आप लिखोगे यहाँ पे 120, 2 से लगा दो कितना आ गया आपका? 60। 2 से लगा दो कितना आ गया आपका? 30। फिर 2 से लगा दो कितना आ गया? 2 से लगा दे कितना आ गया आपका? 15। फिर 3 से दे कितना आ गया आपका? 5 आ गया। यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है, लिख सकते हो आप 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3, यहाँ एक्चुअली में 2 होगा, ठीक है ना, 2 के पावर 3 इंटू क्या लिखोगे आप? 3 इंटू कितने हो गए? 5। यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि यहां से अब फाइंड आउट कर लो HCF, यानी कि HCF ऑफ 672 और 120। तो HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों नंबर में, दोनों ये 3 नंबर यहाँ पे दिया गया, तीनों नंबर में यह चेक करना है आपको कि जो कॉमन फैक्टर उसका लोएस्ट पावर क्या है। कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 है हर में, और लोएस्ट पावर उसका कितना है? इसलिए लिखोगे 2। साथ साथ 3, देखो 3 सब में है, लेकिन 3 का लोएस्ट पावर कितना लिखा गया है? 1 है, इसलिए 3 बाहर कर लोगे, ठीक है। और 5 नहीं है कॉमन, यानी कि HCF कितना हो गया? 6। उसके बाद देखो आप LCM है ना, यहाँ पे फाइंड आउट कर ले जाए LCM, तो 672 और 120 का LCM। तो एलसीएम जब फाइंड आउट किया जाता है तो हाईएस्ट पावर को बाहर लिखा जाता है, हाईएस्ट पावर को, जो कॉमन फैक्टर उसका हाईएस्ट पावर को बाहर किया जाता है। चलो आप देखो, तो 2 कॉमन है हम सब में, लेकिन देखो 2 के पावर 3 यहाँ भी है, 2 के पावर 3 यहाँ है, इसलिए बाहर क्या करोगे इस बार? 2 के पावर 3 इंटू, उसके बाद देखो 3 यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 का कितना है? 2, इसलिए 3 के पावर 2 लिखोगे इंटू, अब कितने बच गए? 5, तो इंटू 5 लिख दोगे। यानी कि ओवरऑल कितना वैल्यू आ गया? लिख सकते हो आप 8 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 इंटू लिख सकते हो आप 5। मतलब यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया है ना? 8 से 360 हो गया, कितना आ गया? 360, यानी 360 आ गया। चलिए इसके बाद देखा जाए, यानी कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर यहाँ पे आपने HCF फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा देते कि LCM इंटू HCF इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ये कभी नहीं लिखा जाता है कि HCF इंटू LCM इंटू HCF इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, ये नहीं होता है ना। HCF इंटू LCM इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, ना कि 3 नंबर होता है, ये फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आप देखो, ये मैं अगर बात कर रहा, जो अभी मैं बोला वही वाली बात यहाँ पर लिखा गया है कि क्या लिखा गया है कि फॉर एनी 3 नंबर HCF इंटू LCM इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। यानी कि ये जो है वो बराबर नहीं होता, इक्वल टू नहीं होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, ना कि 3 नंबर होता है, कभी नहीं, ठीक है। चलिए अब आप देखो, लेकिन अब बात किया जाए कि 3 नंबर के लिए क्या वैलिड है सर, वो तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन क्या वैलिड है, चलो आप देखो। तो 3 नंबर की अगर मैं बात करूं तो फॉर एनी 3 नंबर्स ABC द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ट्रू। रिजल्ट कौन सा ट्रू है? जो गिवन रिजल्ट है वो ट्रू होता है। कैसे होता है? देखो, जब आपको HCF ऑफ ABC फाइंड आउट करना होगा, फिर से मेरी बातों को सुनिएगा, जब आपको ABC का HCF फाइंड आउट करना होगा, तब आप क्या लिखोगे? पहले तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि A इंटू B इंटू C, पहले तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है। पॉइंट टू बी नोटेड, देखो आप क्या निकाल रहे हो यहाँ पे? HCF, इसलिए यहाँ पे लिखोगे LCM।
उल्टा लिखना है, ठीक है। यहाँ HCF फाइंड आउट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, LCM, यानी कि LCM ऑफ ABC डिवाइडेड बाई LCM ऑफ AB इंटू LCM ऑफ BC इंटू LCM ऑफ CA लिखा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। देखो आप याद रखने के लिए आप इस तरह से दिमाग में रख सकते हो कि इधर देखो क्या लिखा गया है, HCF लिखा गया है। तो जब HCF लिखा गया है तो LHS साइड में HCF लिखा गया है, तो RHS साइड में अब HCF नहीं आने वाला है, हमेशा क्या आएगा, LCM आएगा, ठीक है। देखो आप यहाँ पे पहले क्या कर लोगे, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इनटू LCM ऑफ ABC डिवाइडेड बाय LCM ऑफ AB इनटू LCM ऑफ BC इनटू LCM ऑफ CA लिखोगे। सिमिलरली अगर LCM फाइंड आउट करना होगा, देखो LHS में क्या लिखा गया, LCM, तब इधर जहां भी लिखना है सब जगह पे क्या लिखोगे, HCF, ठीक है। पहले A इंटू बी इंटू सी कर लो, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, HCF ऑफ ABC डिवाइडेड बाय HCF ऑफ AB इंटू HCF ऑफ BC इंटू HCF ऑफ CA, ठीक है। तो ये होता है, आई थिंक इस वाला फॉर्मूला से HCF और LCM फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो आप बेसिक जो मैं बताया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वहाँ से आप HCF और LCM ऑफ 3 नंबर फाइंड आउट करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ये तो फार्मूला मैं आपको न याद करने के लिए सलाह दूंगा और ना ही मैं यह बोलूंगा कि इस फार्मूला को आप अप्लाई करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीडियस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने, आज का क्लास 1 था, जहां पर आज हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखा, और ये जो आपका आज का क्लास था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अगले के क्लास मतलब कि 9 अप्रैल को हम लोग मिलेंगे, जहां पे इस एक्सरसाइज का डिस्कशन किया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। आप हमारे चैनल पर डेली 7:30 बजे विजिट करना, जहां पर हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, और इस सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी का A to Z सिलेबस को कवर अप किया जा रहा है। तो देर किस बात की, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और इस जो सीरीज में चला रहा हूं उसका आप फायदा उठाएं। दैट्स ऑल।